हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल संजीवनी बायोलॉजी क्लासेस। आज बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की, डिटेल्ड नीट सिलेबस की। ये जानना क्यों ज़रूरी है? जब हम किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं तो हमें उस चीज़ के बारे में हर छोटी जानकारी होनी चाहिए जो उस चीज़ को क्रैक करने में हमारी मदद करे। कई बार क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ को, किसी भी एम को बस सोच लेते हैं और यूं ही चल पड़ते हैं, निकल पड़ते हैं उससे लड़ने के लिए। लेकिन हमें इस बात को जानना होगा कि आखिर लड़ने के लिए हमें किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करना होगा, किन किन वीपन्स का यूज़ करना होगा हमें। तो कई बार क्या होता है कि हम सिलेबस ठीक से जानते ही नहीं हैं, कौन सा चैप्टर कितना पढ़ना है, किस चैप्टर से क्या क्वेश्चन आता है, कितना क्वेश्चन आता है, कितना परसेंट आता है, ये हम जानते नहीं हैं। और जान भी लेते हैं तो कहाँ गलती करते हैं ज़रा देखिए। कई बार क्या होता है कि हमारे जो बहुत ही इंटेलिजेंट, सो कॉल्ड इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं, उनको अगर कोई चैप्टर बहुत अच्छा लग रहा है तो उसको बहुत डीप स्टडी करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको बहुत अच्छा लग रहा है। अब जो बोरिंग लग रहा है या जो टफ है उसको छूते तक नहीं। जैसे मान लीजिए इसमें से ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये सबसे मैक्सिमम परसेंटेज ये कवर कर रहा है, 20% क्वेश्चन ये अकेले ले रहा है। उसमें आप देख लीजिए बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन 3% बस लेके आ रहा है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या सोचेंगे कि अरे यार 3% तो है, कुछ नंबर तो इसमें छूटेगा, छोड़ता हूँ, तो इसको छोड़ के ना इस पर मेहनत कर ही रहे। अब एक बात बताइए, ह्यूमन फिजियोलॉजी किसको अच्छा नहीं लगेगा? कौन स्टूडेंट है जो बायोलॉजी पढ़ता है जिसको अपने बारे में, खुद के बारे में जानना अच्छा नहीं लगेगा? आप खुद सोच के बताएं। तो लगभग जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे स्टूडेंट्स इस चैप्टर को तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अब कंपटीशन कौन क्रिएट करता है? तो यही छोटे छोटे चैप्टर्स जो बहुत ही कम परसेंटेज, कम वेटेज लेकर के आते हैं, वो कंपटीशन क्रिएट करते हैं। अब जिन स्टूडेंट्स का ये सारा यूनिट जो कम परसेंटेज लेके आ रहा है, उनका ये अगर यूनिट स्ट्रांग है तो वो बस बाजी मार जाएंगे, 1, 2, 3 नंबर से बाजी मार जाएंगे, 5, 10 नंबर से बाजी मार जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखें, ये एक एक नंबर भी आपको कंपटीशन में बनाए रखेगा। इवन 1-2 नंबर से तो कंपटीशन में बने रहते हैं। हर साल आपको मैं डेटा बताऊं तो मैंने एक डेटा बनाया है, 2021 में लगभग 14-15 लाख बच्चे अपीयर हुए थे। उनमें से क्वालिफाइड लगभग 50%, 7 लाख स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए थे। तो भीड़ देख के घबराइए मत, भीड़ बहुत ज़्यादा है लेकिन सीरियस कैंडिडेट्स बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं सीरियस कैंडिडेट्स जिनको इन सब बातों की जानकारी होती है। तो आप भी सीरियस होकर के सही गाइडेंस में मेहनत के साथ साथ आप भी अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। बात समझ गए? तो चलिए शुरू करते। मैं बताऊंगा आपको कि नीट में कौन कौन से यूनिट्स हैं। चैप्टर्स को अगले किसी वीडियोस में मैं डिटेल्स चैप्टर वाइज वेटेज आपको बता दूंगा, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहले आप ये समझ लीजिए कि कौन कौन से यूनिट्स, कौन यूनिट कितना परसेंटेज वेटेज लेके आता है। देखिए, क्लास इंटरमीडिएट एक ही होता है, इसको 2 ईयर्स में बांट दिया गया है। एक 11th बोलते हैं, दूसरा 12th बोलते हैं। 11th में आपको बायोलॉजी में 5 यूनिट पढ़ने हैं और 12th में 5 यूनिट पढ़ने हैं। ठीक, तो हमने सारे चैप्टर्स को यहाँ पे लिखा है। टोटल हमारे पास 10 यूनिट्स हैं। बात शुरू करेंगे डाइवर्सिटी से, जो हमारे 11th का सबसे फर्स्ट यूनिट होता है। तो इसका जो वेटेज है ये है 14%, अच्छा वेटेज लेके आता है। और ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को थोड़ा टफ भी लगता है, नाम इतना ज़्यादा होता है, टफ नाम क्या होता है कि उसको लर्न करने में दिक्कत होती है। फाइलम है, किंगडम है, अब इतना सारा, अब मान लो एनिमल किंगडम है, कितने सारे फाइलम है, फाइलम का सब फाइलम है, तो स्टूडेंट्स को थोड़ी परेशानी होती है। तो इसको टेक्निकली कॉन्सेप्ट्स के साथ इसको आप क्लियर कर सकते हैं। देखो, कोई तो कर रहा है। अगर कोई स्टूडेंट क्वालिफाई किया है, अगर 100% में 100% मार्क्स लेके आया है, मतलब उसने किया है किसी न किसी तरह से। तो हम भी कर सकते हैं। हमें अपना तरीका बदलना होगा, काम करना छोड़ना नहीं होगा, मेहनत छोड़नी नहीं है, तरीका चेंज करना। जब आपको सक्सेस हाथ नहीं लगे तो आप ये मत सोचिए कि वो आपके लायक नहीं है, आपका तरीका सही नहीं है, आप अपना तरीका चेंज करें। सेल की बात करें तो सेल 5% वेटेज लेकर के आता है। सेल काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। और सेल हम लगभग बचपन से, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी स्कूल से थोड़ा सा 7-8 में है, फिर 9 में है, फिर 11th में। तो इसके बारे में लगभग बच्चे थोड़ा बहुत जानते हैं, तो इससे फेमिलियर होते हैं, अवेयर होते हैं, तो ये इतना टफ नहीं लगता। उसके बाद स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड ह्यूमन, ये टिश्यूज़ के बारे में, इससे भी बच्चे थोड़े बहुत अवगत होते हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता। प्लांट फिजियोलॉजी ये दिक्कत क्रिएट कर देता है बच्चों में, 6% ही इसका वेटेज है, लेकिन प्लांट फिजियोलॉजी में ये दिक्कत करते हैं कि बॉटनी सेक्शन से है और बॉटनी बहुत सारे बच्चों को अच्छा नहीं लगता, बहुत डिफिकल्ट लगता है।
तो यही सब तो कंपटीशन क्रिएट करता है। जहां आपको दिक्कत हो रही है, जिस चैप्टर में आपको दिक्कत हो रही है, समझ लो कंपटीशन वही क्रिएट करेगा। जो आपको अच्छा लग रहा है मतलब बाकी स्टूडेंट्स को भी वो अच्छा लगेगा। तो आप समझिए जो आपको टेंशन दे रहा है आपको उसी में जो है मेहनत करना है, आपको क्लियर कर लेना है, क्योंकि जो अच्छा लग रहा है वो तो वैसे भी हो जाएगा, है ना। रिप्रोडक्शन की बात करें तो बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देके पढ़ाई कर लेते हैं और ये इसका वेटेज जो है 9% है, इसलिए इसका वेटेज कम कर दिया क्योंकि सारे बच्चों का ये चैप्टर अच्छा होता है। जेनेटिक्स की बात करें तो काफ़ी अच्छा इसका वेटेज है 18%। ये भी चैप्टर इंटरेस्टिंग है लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट भी है। और देखिए दूसरा सबसे मैक्सिमम वेटेज लेके आ रहा है 18%, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये नीट के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ह्यूमन फिजियोलॉजी, मेन मेडिकल डॉक्टर का पर्पस तो यही चैप्टर होता है ना, आदमी के बारे में जानना है, पढ़ना है, इन सारी चीज़ों को। तो ज़रा सोचिए अगर ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ के ही हम डॉक्टर बन जाते, बात सही है, डॉक्टर तो बनना इसी चैप्टर से है लगभग, क्योंकि बॉडी के बारे में इसी के बारे में जानना है ऑलमोस्ट। तो इन चैप्टर्स का क्या काम है, कंपटीशन क्रिएट करना है। अगर केवल एक चैप्टर दे देते तो सारे बच्चे लगभग जो है पढ़ लेते, सारे बच्चे पास हो जाते, सारे डॉक्टर्स ही बन जाते। तो कंपटीशन कैसे क्रिएट होगा, बात समझ रहे हैं। फिर अब बायोटेक्नोलॉजी एंड इस एप्लीकेशन की बात करें तो केवल 3% वेटेज लेकर के आता है। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर 4%, इकोलॉजी एनवायरनमेंट 12% लेकर के आता है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप ह्यूमन फिजियोलॉजी को देखें, जेनेटिक्स को देखें, डाइवर्सिटी को देखें और इकोलॉजी को देखें और फिर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को देखें। ये आपके बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, आपका ज़्यादा इन पे फोकस रहता है। बाकी जो ये 3-4% वाले हैं आप इन पे कम ध्यान देते हैं, जो कि बहुत गलत बात है, क्योंकि यही ध्यान दे करके आपको इसी में ध्यान दे करके मार्क्स ले करके और आपको कंपटीशन में आगे आना पड़ेगा। ये तो आपको करना ही है एनी हाउ, अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो। बात समझ रहे हैं, आप अगर सीरियस कैंडिडेट हैं तो जो चैप्टर्स ज़रूरी है, ज़रूरी तो सारे हैं। अब आप ये ना सोचिए कि मुझे डॉक्टर बनना है तो मैं केवल हार्ट, किडनी, लिवर के फंक्शन के बारे में पढ़ूंगा, उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ूंगा तो बस मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, तो बस डॉक्टर बन के रह जाएंगे आप। तो सबसे पहले आप सिलेबस पे ध्यान दीजिए, आप एक स्ट्रैटेजी बनाइए, आप उस स्ट्रैटेजी पे काम करिए। बिना स्ट्रैटेजी के आप नहीं कर सकते। आप दिन के 12 घंटे भी काम करते हैं लेकिन अगर आपका कोई तरीका नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है तो वो यूज़लेस है। आपने कितना पढ़ा, आप कितना जान चुके हैं, आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, आपका कौन सा सेक्शन वीक है, कौन सा स्ट्रांग है, इस बात की जानकारी आपके दिमाग को होनी चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग वो आपको तैयार करेगा, वो आपको प्रिपेयर करेगा। तो ऐसे ही मत चल पड़ो आप, मुझे बस तैयारी करनी है, मैं सोचा मैं पढ़ तो रहा हूँ, डेली 4 घंटे पढ़ता हूँ, 6 घंटे बुक निकाल के पढ़ता हूँ। अरे यार पढ़ तो रहे हो, उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है, तुम कितने तैयार हो पाए अभी तक। तो इसके लिए एक सही गाइडेंस चाहिए, एक सही तरीका चाहिए। और ये मत सोचो कि मेरे से नहीं होगा। कोई भी काम करने से पहले ये सोच लेना कि नहीं होगा, ये सबसे बड़ा पाप है। पहले उसमें उतरो, करके देखो और पूरा जी जान लगा दो। देखो कोई भी काम डेडिकेशन मांगता है, समर्पण। जो सबसे ज़्यादा समर्पित होगा वो ले जाएगा उसको। अब तुम ही सोचो ना, दिन में 24 घंटे होते तो 24 घंटे तो सबके लिए होते हैं। जो बंदा पूरा नंबर लेके आ रहा है और जो 10 नंबर कम लेके आया, 100 नंबर कम लेके आया, सबके लिए तो 24 आवर्स ही होते हैं। अब सवाल ये कि उसमें कौन ज़्यादा मेहनत कर रहा है, और मेहनत भी सही डायरेक्शन में। बस मेहनत करे जा रहे, पता ही नहीं कहाँ जा रहा है मेहनत, तो यहीं से रिजल्ट नहीं आता है। देखो हार्ड वर्क तो करना ही है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना है, क्योंकि आज स्मार्ट बच्चे भी हैं, है ना, स्मार्ट लोग भी तैयारी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आज आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, जो आप लोगों का हो सकता है आप लोग इसमें से मतलब बहुत सारे बच्चे अग्री करें या बहुत सारे बच्चे ना करें। देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को मतलब झांसा में नहीं रखूँगा। एक होता है ना कि ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, ये करो वो करो, ऐसा नहीं। कई बार क्या होता है, मैंने कल मतलब मैं YouTube को स्क्रॉल कर रहा था तो मैंने कुछ वीडियोस देखे, तो वहीं पे मैंने एक एजुकेटर का वीडियो ऐसे देखा, तो वो कह रहे थे कि मतलब सुनो स्टूडेंट्स, तुम लोग टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी सारी तैयारी करवा दूंगा, यहीं पे मैं तुम्हारी सारी तैयारी करवा दूंगा। तुम्हारे पास टाइम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहीं पे तुम्हें याद करवा दूंगा, तुम मेरे साथ बने रहो, MCQs करवा दूंगा, बस 2 घंटे मेरे साथ पढ़े रहो, बने रहो, मैं तुम्हारी तैयारी करवा दूंगा। मुझे एक चीज़ बड़ा अजीब लगा
तुम्हारे पास टाइम नहीं है, मैं तुम्हें यहीं पे तैयारी करवा दूंगा। यार तो तुम डॉक्टर कैसे बनोगे? तैयारी मैं कौन होता हूँ तुम्हारी करवाने वाला? आप मुझे बताओ। आप जब तक नहीं ठानेंगे कि आपको तैयारी करनी है, कोई आपकी तैयारी नहीं करवा सकता। ये आप गांठ बांध के रख लीजिए। और आप वहाँ तैयारी करने जाएं भी मत। ये सब झूठी बातें हैं। आप जितने भी टॉपर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स पास हुए हैं, ज़रा उनसे पूछिए आप पर्सनली कि आप कैसे तैयारी करें। वो एक ही चीज़ बताएंगे, सेल्फ स्टडी। तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आप कहीं मत पढ़ें। पढ़ते आप इसलिए नहीं है क्योंकि वो आपको तैयार करते हैं, वो आपको सक्सेसफुल बनाते हैं। हम एक गाइड की तरह आपका काम करते हैं। हम आपको एक सही रास्ता दिखाते हैं। कहीं कोई दिक्कत होती है तो उस दिक्कत को हम सॉल्व करके आपको समझाते हैं और आपको सही रास्ता दिखाते हैं, आपको सोचने पे मजबूर करते हैं। आप आगे बढ़ें, आगे बढ़ने का काम आपका है। हम आपके साथ चलेंगे नहीं, आपको बस आगे बढ़ाएंगे। तो ये बात दिमाग में क्लियर कर लीजिए आप। तैयारी आपको करनी है, लक्ष्य आपका है, आगे आपको बढ़ना है। और बिना दर्द के कुछ भी हासिल नहीं होता। इस बात को भी गांठ बांध लीजिए। क्योंकि जो बंदा रात को जग रहा है, दर्द सह रहा है, आप सो करके कैसे उससे आगे बढ़ सकते हैं, है ना? तो झांसे में ना रहें आप, झांसे में बिल्कुल ना रहें। तैयारी आपको करनी है, चलना आपको है। और आप डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़रा सोचिए, आप किसी का इलाज कर रहे हैं, आप किसी के लिए भगवान की तरह काम करेंगे तो आपको कितना सीरियस होना होगा। आप ज़रा सोचिए। If you want to be a doctor, first you want to be a patient, not by body, by mind. आपको अगर डॉक्टर बनना है तो आपको पेशेंट बनना होगा। कैसे? आपको पेशेंट के सारे दुख, दर्द, कंडीशन, सिचुएशन को समझना होगा कि पेशेंट को क्या तकलीफ होती है, वो कितनी आशाओं को लेकर के एक डॉक्टर के पास जाता है। आप उसके होप को ज़रा पूछिए, वो कितने होप से आपके पास आया होगा। आप खुद को अपनी जगह, उसके जगह पे आप अपने खुद को रख के देखो। जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, क्या होप लेकर के जाते हो? यार मैं यहाँ ठीक हो जाऊँ बस। और अगर वो डॉक्टर आपसे ठीक से बात नहीं करता, है ना, तो आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। क्योंकि डॉक्टर का बात करना भी बहुत ज़रूरी है पेशेंट का। माइंड टू माइंड कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। अगर डॉक्टर आपको ये कह देता है टेंशन ना ले, आप ठीक हो जाएंगे, बहुत ज़रूरी है। आपको मालूम है कि वो ठीक नहीं हो सकता, लेकिन आपको मालूम है कि इफेक्ट होता है प्लासिबो इफेक्ट। अगर डॉक्टर पेशेंट को ये कहता है आप ठीक हैं, तो ये सोच लेगा वो ठीक है और फिर सारा खेल तो मन का है। दवा तो बस एक बहाना है। आप जितनी बार दवा खाते हैं, आप अपने आप को ये कहते हैं मैं दवा खा रहा हूँ, मैं ठीक हो जाऊँगा, इसलिए आप ठीक होते हैं। तो अगर आप कभी डॉक्टर बने तो पेशेंट के साथ बहुत ही हम्बलनेस के साथ बिहेव करें, उसके साथ बात करें, उसको ये भरोसा दिलाएं कि वो ठीक हो जाएगा। भले वो ठीक नहीं हो सकता, फिर भी आप उसको बोलिए। आप उसको झूठा दिलासा मत दिलाइए, लेकिन हाँ, आप उसको ये भी मत कहिए कि तुम मर जाओगे, वो वैसे ही मर जाएगा। हो सकता है आपके दिलासा दिलाने से वो ठीक हो जाए, क्योंकि मान लीजिए वैसे भी वो मरने वाला है, मान लीजिए, लेकिन अगर आप उसको कुछ अच्छा बोलते हैं, हो सकता है वो ठीक हो जाए। और ऐसा हुआ है। तो ये चीज़ें आप कब कर सकते हैं? जब आप एक पेशेंट के फीलिंग्स को समझेंगे, आप उसके दुख, आप उसके दर्द, आप उसकी परिस्थितियों को समझेंगे। तो इसके लिए आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, कड़ी मेहनत करके। पैसे कमाने के लिए डॉक्टर कभी मत बनना, इलाज करने के लिए डॉक्टर बनना, तभी आप एक अच्छे डॉक्टर बन पाएंगे। और यकीन रखें, इन सब चीज़ों को अगर आप सोचते हैं तो आप डॉक्टर बनेंगे ज़रूर। मेहनत करिए, मेहनत, और सही दिशा में मेहनत करिए, करते रहिए, थकिए मत, हारिए मत, चलते रहिए। सफलता तो मिलेगी ही एक दिन ज़रूर, थकना नहीं है। मेहनत कभी व्यर्थ जा ही नहीं सकता। एक बार में सफलता नहीं मिलेगी, दूसरी बार में मिलेगी ज़रूर, क्योंकि आप हर बार जितनी बार फेल नहीं होते, आप अपने लक्ष्य के उतने करीब चलते जाते हैं। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि एक लकड़हारा है, एक वुड कटर है, लकड़ी काटता है, ठीक है। या फिर यूँ समझिए कि पत्थर फोड़ने वाला एक आदमी है, ठीक है। वो क्या करता है, बड़ा सा चट्टान है उसके पास, और वो क्या करता है ना, उस पर हथौड़ा मारते जाता है, 99 हथौड़ा उसने उस पर मारा, पत्थर टूटा ही नहीं, और वो थक के हार के चला गया, वहाँ से चला गया। उसको लगा कि अब ये टूट नहीं सकता। दूसरा एक और आदमी वहाँ खड़ा था,
उसके हाथ में भी हथौड़ा था। वो घूमते हुए आया और उसने सोचा चलो इसको तोड़ते हैं, जो स्टोन्स होंगे छोटे छोटे उसको लेके जाएंगे, बेच देंगे कहीं पे या उसका यूज़ कर लेंगे। वो एक ही हथौड़ा मारता है, पत्थर टूट जाता है। आपको क्या लगता है वो उस एक हथौड़े से टूटा है? वो जो 99 बार उस आदमी ने हथौड़ा उस पर मारा था, उसकी सारी शक्तियाँ उसमें एब्जॉर्ब हो गई थी। अब वो टूटने ही वाला था, हार मानने ही वाला था, लेकिन अब वो हार मान चुका था। बस एक हथौड़े की ज़रूरत और थी। ठीक उसी तरह कई बार हम अपने लक्ष्य के बहुत करीब होते हैं, अंत तक जा कर के उसको छोड़ देते हैं जहाँ पे हमें सफलता हासिल होने वाली होती। देखो, हारता कभी कोई नहीं है। हम हर बार कुछ ना कुछ सीखते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं, करीब जाते रहते हैं। हार कभी मत मानना, मेहनत करते रहो, सफलता ज़रूर मिलेगी एक दिन। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में डिटेल सिलेबस के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। Audio Jungle.